हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में भी हमने यूनिट 2 का, जिसको हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक किया था। तो आज, जिसको एकल स्वामित्व हिंदी में कहते हैं, आज हम उसका एक नया टॉपिक करते हैं जो पार्टनरशिप से संबंधित है, और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय किया जाए तो किस किस तरीके से वो किया जाता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक दे दूंगा जो इस पीपीटी से रिलेटेड है। तो आप पीपीटी को पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर उसको वीडियो के साथ साथ घर पर बैठकर भी उसको समझ सकते हैं। तो ये आगे की मेरी हर वीडियो में होगा कि जिस दिन वीडियो आएगी उसके 1 या 2 दिन बाद मैं उसकी जो पीपीटी है वो भी अटैच कर दूंगा, सो दैट आप उसको ईज़िली आगे भी अगर आपको समझना पड़े तो वीडियो के थ्रू भी, और आप उस मैटर के साथ भी समझ लें। तो अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, पार्टनरशिप्स या साझेदारी। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि ये जो पार्टनरशिप होती है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनती है। और 1932 का जो ये एक्ट है ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एज ए द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit of the business and carried on by all or any one of them acting for all। तो ये कहना चाहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर इस काम के लिए एग्री करे हों कि जो भी वो व्यवसाय करेंगे उसमें जो भी वो लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, वो उसको आपस में बांटेंगे। अब वो बिजनेस सारे मिलकर भी चला सकते हैं और उनके लिए कोई 1 या 2 व्यक्ति मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये था हमारा साझेदारी का मीनिंग। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करता है साझेदारी जो सभी के लिए किए गए व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं, या उनमें से कोई भी सभी के लिए कार्य करता है। या तो वो सब काम कार्य करेंगे या उनके लिए कोई एक काम करेगा, और व्यवसाय के लाभ को वो साझा करने के लिए क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं। अब डेफिनेशन जो एक एल.एच. हैनी ने दे रखी है और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो उससे भी पहले है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो वो डिफाइन करता है। तो हम देखते हैं पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले जो एल.एच. हैनी कहते हैं, partnership is the relation between the person competent to make contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। फिर वही वाली बात कही कि पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच का, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए जो कॉम्पिटेंट हों कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो मतलब कि फिजिकली मेंटली साउंड हों, कॉम्पिटेंट हों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, और एक लॉफुल बिजनेस चला रहे हों। और उसका कारण क्या है कि वो आपस में प्रॉफिट कमाएंगे और उसको आपस में शेयर करेंगे। तो भागीदारी निजी लाभ के लिए आमतौर पर वैध व्यवसाय चलाने के लिए सहमत हुए अनुबंध बनाने के लिए सक्षम व्यक्तियों के बीच का संबंध है। तो अनुबंध कौन बनाएंगे? जो सक्षम है। सक्षम का मतलब है कि वो फिजिकली और मेंटली क्या हों, एलिजिबल हों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। तो उसको कहा जाता है भागीदारी की जगह हम यहाँ साझेदारी बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये साझेदारी होती है, भागीदारी नहीं होती। तो साझेदारी निजी लाभ के लिए की जाती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप नेक्स्ट, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो वो कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी। वही है कि मिलकर पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं उसको भी यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऐसे बिजनेस की जो लॉफुल हो, ये आपको यहाँ याद रखना है। और उसके बाद जो भी वो कमाएं उसको वो आपस में शेयर कर ले, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहती है। घूम फिर कर वही 2-4 बातें निकलती हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
मिलकर एक संबंध स्थापित करते हैं, एक व्यवसाय को स्थापित करते हैं, उसमें कंबाइंड प्रॉपर्टी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लॉफुल बिजनेस करने के लिए उन्होंने ये काम किए हैं, अपनी लेबर, अपनी मेहनत भी उसके अंदर लगाते हैं। सारे मिलकर काम कर सकते हैं या उनके लिए कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकता है। और ये सारा काम वो किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, और उस प्रॉफिट को वो आपस में फिर डिवाइड कर लेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। फीचर्स पर आते हैं। देखिए, हमने पहले वाले में भी पढ़ा था फॉर्मेशन, तो यहाँ भी फॉर्मेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इट इज़ गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपको जो एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सोल प्रोप्राइटर पर कोई एक्ट नहीं था, यहाँ एक एक्ट मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको जो इस पूरे व्यवसाय को चलाता है या उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट। तो एक लीगल एग्रीमेंट हमें साइन करना होता है, वेयर इन द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द relationship among the partner, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified। मतलब कि उस एग्रीमेंट में जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सारी लिखी होती हैं कि उनका रिलेशन क्या है, वो कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे, और उनके बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाएगा, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। ये हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए, जिसको कानून मान्यता देता है, और मोटिव उसका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य होना चाहिए, तो लाभ के उद्देश्य से किया गया हो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला फीचर है जो क्या बताता है कि उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। नेक्स्ट पर चलते हैं। लायबिलिटी मैंने आपको बताई थी पहले भी, तो यहाँ दोबारा वही लायबिलिटी आई है, मैंने वही पिक ली है, वही सब कुछ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित है। इसका मतलब क्या है असीमित होने का? पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ कि पार्टनर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है अपनी डेप्ट को पे करने के लिए। अगर पैसा बिजनेस में नहीं बचता, मतलब कि बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो पैसा नहीं उतार पाती, तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर कर भी क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। यहाँ दो प्रकार की आपको लायबिलिटी मिलेगी, आप देखोगे तो पार्टनर जो है जॉइंटली भी लायबल होते हैं और इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं। जॉइंटली का मतलब है कि उनकी जो लायबिलिटी बनती है, जैसे बिजनेस में अगर अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर वे में नहीं चल रहा और मुझे बिजनेस को बंद करने के लिए 5 लाख की डेप्ट चुकानी है, तो इस 5 लाख की डेप्ट में अगर मेरे बिजनेस में 4 लाख की एसेट पड़ी हैं, तो मैंने उन एसेट्स को बेच दिया और 4 लाख रुपए उतार दिए, अभी भी मुझे 1 लाख रुपए और पे करने हैं डेप्ट वालों को, तो ये पेंडिंग है। और अगर 3 पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर, तो ये उन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। 33,333, तो ये तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर कोई भी एक पार्टनर या 2 भी हो सकते हैं, वो उसका दिवालिया निकल जाए और वो कुछ भी पे करने की कंडीशन में ना रहे, तो वो लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी बाकी बचे हुए पर। अगर एक ऐसा होता है तो 2 में बटेगी, जब 2 में बटेगी तो वो कितनी हो जाएगी? 50 हज़ार। और अगर 2 ऐसे हो जाएं कि वो पे करने की कंडीशन में ना रहे, तो सारी की सारी किसके पास पहुंच जाएगी? एक के पास, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? पूरी 1 लाख की। तो अगर नॉर्मली सोचा जाए तो लायबिलिटी जो होती है जॉइंटली, तो वो लिमिटेड होती है, देखो बट गई, बट इंडिविजुअली वो अनलिमिटेड तक जा सकती है अगर दूसरे पार्टनर उस पोजीशन में ना रहे। तो इसलिए जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो जॉइंटली होती है, उस हिसाब से इतना बनता है। बट अगर ये कंडीशंस आती हैं तो फिर सारा पैसा मुझे भी देना पड़ेगा, इसलिए मैं इंडिविजुअली भी उसके लिए क्या होता हूँ? लायबल होता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। रिस्क आपने पढ़ लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वो रिस्क को बांट लेंगे, रिस्क उनमें आपस में बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट भी डिवाइड होगा फिर, तो दोनों चीज़ें होंगी। रिस्क जो है वो पार्टनर्स बियर करेंगे जो भी उस बिज़नेस को चला रहे हैं,
तो चलाने वाले सभी पार्टनर रिस्क को शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, अब रिस्क शेयर करने से उसका रिवार्ड क्या मिलेगा कि प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को भी वो शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी उनके बीच की एग्रीड रेशो है, जिस पर वो सहमत हुए हैं उस रेशो के अंदर। हाँ, अगर लॉस होता है तो लॉस को भी शेयर किया जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो सारे साझेदारों को या भागीदारों को, साझेदारे लिखते हैं यहाँ पर, सारे साझेदार जो हैं उस सारे रिस्क को आपस में बांट लेते हैं और प्रॉफिट को भी ऐसे ही शेयर करते हैं, लॉस को भी। तो इसलिए रिस्क जो होता है वो शेयर्ड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। अभी आपने देखा भी था 33,333 आ रहा था लॉस होने के चांसेस जब बिजनेस को बंद करने की कंडीशन आ गई थी। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, तो ऑब्वियसली है भाई, डिसीजन मेकिंग है, पार्टनर अकेला तो है नहीं, एक व्यक्ति तो है नहीं, कम से कम दो होंगे, तो आपसी सहमति बनानी जरूरी हो जाती है। द एक्टिविटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। आप सब मिलकर सहमत होंगे, जिस चीज़ पर हम सब मिलकर सहमत होते हैं वो काम किया जाता है। कुछ केसेस में तो 100% चाहिए होती है सहमति, कुछ केसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो कोई भी अगर निर्णय लेना है बिजनेस को चलाने से संबंधित कि भाई कच्चा माल कहाँ से खरीदें, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, एटसेट्रा, तो यहाँ हमें 2/3 चाहिए। जब 2/3 कह देते हैं कि रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज करो तो खरीद लिया जाएगा। पर किसी भी नए पार्टनर को अगर एडमिट करना है, ठीक है, नया साझेदार अगर पार्टनरशिप फर्म में जोड़ना है तो फिर मुझे 100% जो है सहमति चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है वो आपस में मिलकर किया जाता है। कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, ये आपने लास्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ये भी लैक करता है कॉन्टिन्यूटी। रीज़न ये है कि डेथ हो जाए पार्टनर की, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए किसी भी एक पार्टनर की, तो जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बेस पर ही तो पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई है, तो पुराना एग्रीमेंट जो है अपने आप ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी अगर एक पार्टनर छोड़ कर जाए, वो रिटायर हो जाए, कोई भी कारण हो जाए, तो क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट उसी दिन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, और फिर हमें नया फ्रेश एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। अगर एटलीस्ट 2 मेंबर हैं तो हम पार्टनरशिप को तो कंटिन्यू रख सकते हैं, पर हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 होने चाहिए, पार्टनरशिप चलती रहेगी, फ्रेश एग्रीमेंट बनते रहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में पार्टनर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं विद न्यू एग्रीमेंट, पर पुराना एग्रीमेंट जो होता है वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन कोई भी पार्टनर उनको किसी भी कारणवश छोड़कर जाता है। तो ये थी कॉन्टिन्यूटी। अब साझेदारों की संख्या, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, तो हमने पढ़ा है कि मिनिमम 2 है, तो न्यूनतम साझेदार जो चाहिए कंपनी को चलाने के लिए वो 2 हैं। मैक्सिमम पे आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी अलग अलग। एक कंडीशन कहती है जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसका सेक्शन 464 है, वो कहता है कि 100 तक हो सकते हैं। तो उसमें लिखा गया 100 तक जो है मैक्सिमम हम पार्टनर बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बना सकते। बट उसके बाद 2014 में रूल 10 आया, और रूल 10 जो है कंपनीज के मिसलिनियस उसमें आया था, तो वो हमें कहता है कि 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2013 में 100 तक आया था, 2014 में जो है वो 50 है रूल 10 के अकॉर्डिंग। तो आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है, एज पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर लिमिट इज 100, but as per rule 10 of the company's miscellaneous rule 2014 it is equal to 50। तो क्योंकि बाद में ये आया है तो नॉर्मली हम इसी को बोलते हैं, बट वो स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा कि रूल 10 के अकॉर्डिंग 50 है और सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग ये कितने हैं, 100 है। तो ये आपको मेंशन वहाँ पर करना पड़ेगा जब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब आती है बात म्यूचुअल एजेंसी की, क्योंकि मिलकर काम करते हैं सारे पार्टनर्स और कोई एक भी उन सब के लिए काम कर लेता है, तो उसको इसी को ही हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट, वो एक एजेंट भी है जो
जब कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो वो पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप का क्या कहलाता है, एक एजेंट कहलाता है। और एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ओनर होता है। तो एक पार्टनर एक एजेंट भी हो सकता है जब वो एग्रीमेंट साइन कर रहा हो, और वो उसका मालिक भी होता है। तो जो एजेंट कोई भी एग्रीमेंट साइन करेगा वो सबके ऊपर बाउंड हो जाएगा। तो ही इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, हैज ही रिप्रेजेंट देम देयर बाय बाइंड देम थ्रू हिज एक्ट। तो वो कोई भी एक्ट करे, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो वो सबको बाइंड हो जाएगा, मतलब कि सबको उसको मानना पड़ेगा, और उसकी जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी वो उनको सबको पे करना पड़ेगा। इसलिए क्यों इस उस केस में वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। एक वो प्रिंसिपल है क्योंकि वो एक मालिक भी है। एज ही टू कैन बी बाउंड बाय अदर बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। अब वो दूसरों के द्वारा किए गए किसी भी एग्रीमेंट की वजह से वो भी उसके लिए बाउंड हो जाता है। तो वो एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, जिसको हम ओनर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि म्यूचुअली काम किया जाता है, तो पार्टनर दूसरों को भी अपने एक्ट के थ्रू बाउंड कर सकते हैं, और ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। तो ये थी म्यूचुअल एजेंसी, समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपको। अब ये तो फीचर्स पढ़ लिए, अब इसके मेरिट्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो पहला बनाया कि उसको शुरू करना और उसको बंद करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ईजिली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाओ और पार्टनरशिप को शुरू करो। देयर इज़ नो कंपल्सन विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। कंपनी को, मतलब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही क्लोज़र जो है वो भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको बंद करने में भी नहीं आती। बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, अलग अलग फील्ड से लोग हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हो सकते हैं पार्टनर, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्योंकि मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो बैलेंस कहलाता है। द पार्टनर कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज विच लीड टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग। भाई जब मैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और मैं उससे रिलेटेड काम को देखूँगा तो ये कन्फर्म है कि मैं उस काम को ज़्यादा अच्छे रूप में पूरा कर पाऊँगा और उससे मेरी बिजनेस को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ज़्यादा फंड, क्योंकि देखो पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने देखा कि 100 तक लिमिट जा सकती है, 50 भी है। तो इतने लोग मिलकर पैसा लगाएंगे तो फंड कम से कम सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा ही है। आगे पढ़ोगे लिमिटेशन में ये भी मिलेगा, पर अभी आपके लिए क्या है, फंड ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू तो मोर फंड का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि 50 या 100 होते हैं तो उस वजह से एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इनके पास ज़्यादा पैसा होता है बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कंपेयर अगर हम करें सोल प्रोप्राइटरशिप से तो पार्टनरशिप में पैसा ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इनके पास फंड जो है अगर सोल प्रोप्राइटर से बात की जाए तो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक फीचर था इनका। आपने अभी पढ़ा था कि ये रिस्क को शेयर करते हैं, जोखिम को आपस में बांटते हैं। तो रिस्क जितना भी बिजनेस में है, क्योंकि सबने मिलकर पैसा लगाया है, तो वो सारा जो रिस्क है वो सब पार्टनर्स में इक्वली, या वो जिस भी रेशो में वो डिवाइड कर रहे हैं उस रेशो में वो डिवाइड हो चुका है।
तो उनको जो टेंशन है वो कम होती है, बर्डन उनके पास कम होता है, उनको स्ट्रेस कम होगी अगर बिजनेस फेल होगा तो, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क हम सब में बट गया है। तो जोखिम को डिवाइड कर दिया जाता है साझेदारों में, जिस भी रेशो में वो व्यवसाय में सम्मिलित हुए हैं उस रेशो में। सीक्रेसी है, बट सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करोगे तो कम है, पर फिर भी जो है सीक्रेसी का एक लेवल है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में ही बात रहती है। इनको भी अपने अकाउंट जो हैं वो पब्लिश नहीं करने होते, तो पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उन तक वो सीमित रह जाती है सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटर ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि वहाँ पर अकेला ही पार्टनर है, उसको किसी के साथ भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती। तो ए पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट and submit its reports, hence it is able to maintain confidentiality of information relating to the operation। तो इनके अंदर भी confidentiality रह जाती है, जो भी बात डिस्कस होंगी वो पार्टनर्स तक सीमित रहेगी, जो पार्टनर उस पर्टिकुलर फर्म के मालिक हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं लगभग आपको पढ़ा चुका हूँ। लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ये इम्प्लाई यही करता है कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं वो, अपनी जो खुद की डेप्ट्स हैं, जो भी बिजनेस की डेप्ट्स हैं उसको उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी चुकाना पड़ेगा, अगर फर्म की एसेट इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसको चुका पाएँ। ये भी हमने पढ़ा था कि ये जॉइंटली और इंडिविजुअली लाइबल होते हैं पेमेंट डेप्ट की देने के लिए। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको अभी फीचर्स में बताया था। तो लाइबिलिटी क्या है, मानी जो भी बोलेंगे हम लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड बोलेंगे, तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके मत में भेद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब 100 तक जा सकते हैं, और अगर हम 100 को भी छोड़ दें, 50% भी अगर हैं, तो 50 लोगों की विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंस मिलता है ओपिनियन में कुछ केसेस के अंदर, जिससे आपस में उनके डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स के। अनवाइज डिसीजन बाय समवन, अगर कोई जिसको हमने काम करने के लिए कहा है, जिसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, जो हमारे लिए काम कर रहा है, अगर वो कोई डिसीजन गलत ले ले, क्योंकि सबको बाउंड होना है, ये हमने पढ़ लिया कि वो एक एजेंट है और वो हम उसके किसी भी एक्ट के लिए बाउंड हम भी होंगे, तो उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से आपस में डिस्प्यूट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कन्फ्लिक्शन और ज़्यादा आ सकती है। तो ये यहाँ पर होती है जो सोल प्रोप्राइटर में आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो चलते हैं वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड हैं, सीमित साधन है। तो अब वे किस तरीके से सीमित हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई पार्टनर जो हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उस पर कि वो 50 या 100 हो सकते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस को बढ़ाने के जो चांसेस हैं वो वहीं तक सीमित हो गए जहाँ तक मेरे पास फंड अवेलेबल होगा थ्रू पार्टनर्स। अब उनकी लिमिट है, तो फिर यहाँ पर रिसोर्सेज भी एक जगह जाकर लिमिट हो जाते हैं। ये पक्की बात है कि सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा फंड यहाँ पर रहेगा, सोल प्रोप्राइटर से अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा है, बट अगर अदर फॉर्म से कंपेयर करो कंपनी वगैरह से तो कम है। तो इनके पास भी रिसोर्सेज क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। बिजनेस में कॉन्टीन्यूटी, तो वो हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टनरशिप उसी समय एंड हो जाएगी जब डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट हो जाए किसी भी पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि उसमें कॉन्टीन्यूटी की कमी है। हाँ, पर यहाँ पर ये भी है कि वो न्यू एग्रीमेंट के साथ उस पार्टनरशिप फॉर्म को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से नई पार्टनरशिप जो है डेवलप की जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म वही रहती है पर पार्टनरशिप नई बनती है, उसी को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, जनता को इसमें विश्वास नहीं होता। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको अपने अकाउंट जो है वो पब्लिश नहीं करने लोगों के बीच में, तो लोगों को कैसे विश्वास हो कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है बिजनेस।
तो अगर वो कभी लोगों से पैसा मांगने भी लगते हैं तो उनको ईजिली मिलता नहीं है, तो इसलिए लोगों का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता किसी भी पार्टनरशिप फर्म पे। इसीलिए नॉर्मली आपको ये हमारे आसपास के जीवन में कम पार्टनरशिप दिखाई देंगी, क्योंकि लोगों का इनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता। ये सब इसकी अभी क्या चल रही हैं, लिमिटेशन चल रही हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यहाँ से शुरू हुई थी लिमिटेशन, ठीक है। तो पहली थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो मैंने आपको बता दी। दूसरी है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, तीसरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और चौथी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और पांचवी जो है वो है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसके अंदर। एक तो हमने ये पढ़ा कि लिमिटेशन क्या है, एक हमने पढ़ा था कि मेरिट्स क्या हैं, और उससे पहले हमने फीचर्स पढ़े थे। तो ये आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर था। 3 टॉपिक, 3 ही टॉपिक हम हर एक में पढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर, और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।